मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मेरे पति रणवीर एक बड़े सपने के साथ विदेश गए थे और अब वह मुझे छोड़कर वहां अपनी जिंदगी में लड़कियों से मजा ले रहे थे। दोस्तों, आपसे विनती है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। वे नौकरी के सिलसिले में महीनों तक घर से दूर रहते थे। उनके बिना मेरी दुनिया अधूरी सी लगने लगी थी। मैं पूरी रात भर करवटें बदलती रहती थी। अपने पति से बिताए हुए शादी की पहली रात याद बहुत आती थी, जिसे मैं सोच सोच के बहुत ज्यादा तड़पती थी। उनके बिना हर दिन जैसे एक बहुत लंबी काली रात बन चुका था और मेरी आंखों में नींद को कोई जगह नहीं मिलती थी। एक दिन जब मैं अपनी बेचैनी से और भी परेशान हो गई, तो मैंने अपनी एक तस्वीर अपने पति के फोन नंबर पर भेज दी। पर जो हुआ वह कुछ और ही था। मेरी वह तस्वीर गलती से मेरे देवर आदित्य के नंबर पर चली गई। आदित्य, जो मुझसे हमेशा ही एक सख्त और मर्यादित रिश्ते में था, अब वह उस तस्वीर को देख रहा था। मैंने जब उसे कमरे में आते देखा तो उसके चेहरे पर जुनून और जोश भरी था, और उसकी चेहरे पर जो गर्मजोशी थी उसने मेरे दिल में अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे डराने लगा। वह मेरी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे बस मुझे घूरता रहा। मैं समझ नहीं पाई कि उसकी खामोशी का मतलब क्या था, लेकिन तभी उसने अपनी पलकें झपकाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और रात भर मेरी काली भूतियां को मजा चीखाता रहा। वो चीखों और रोने की आवाजें रूम में गूंजती रहीं। वह मुझे न देखता न सुनता। मेरा दिल कहीं बहुत दूर अकेला महसूस कर रहा था, जैसे मेरा अस्तित्व एक अंधेरी खाई में गिर चुका हो। लेकिन उसी रात मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मैंने समीर को कॉल किया। कब आओगे समीर? मैंने फोन के दूसरी ओर समीर से पूछा, एक दर्द और बेचैनी के साथ। समीर, जो विदेश में था, मुझे अक्सर दिलासा देता था, लेकिन अब उसका जवाब मुझे और भी उलझन में डालता था। मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में थकावट और कुछ छुपा हुआ था। कुछ महीने और लगेंगे। ये सुनकर मेरे अंदर का तूफान और भी तेज हो गया। तुम वापस आकर क्या करोगे? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। तुम कभी तो वापस आओगे समीर। जब तक तुम घर नहीं लौटोगे मैं क्या करूं? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, समझने की कोशिश करो। हमारी जिंदगी ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। अगर मैं बार बार छुट्टियां लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। उसकी बातों ने मुझे और भी टूटा हुआ महसूस कराया। कुछ महीनों की और जिद से उसकी आवाज में आकर मैं चुप हो गई। वह हमेशा मुझसे यही कहता रहा, समझो, यही सही है। समीर की बातों ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरा मन फिर भी खाली था। वह विदेश चला गया था और अब मेरी शादी के 2 साल पूरे हो रहे थे। इन 2 सालों में मेरा सपना तो जैसे कहीं खो गया था। जिस शादी को मैंने एक आदर्श रिश्ते के रूप में कल्पना की थी, वह अब मुझे एक अंतहीन प्रतीक्षा की तरह लगने लगी। मेरे दिल में हर दिन एक नई उम्मीद जगी और टूटती चली गई। मैं सोचने लगी थी, क्या यह वही सपना था जिसे मैंने कभी अपने जीवन साथी के साथ जीने का ख्वाब देखा था? क्या यह वही प्यार था जिसे मैंने महसूस किया था, या फिर कुछ और था जो मेरे दिल के भीतर गहरे छिपा हुआ था? मुझे एहसास हुआ कि मैं न केवल समीर से बल्कि खुद से भी दूर होती जा रही थी। और अब यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था, क्या मैं सिर्फ उसके इंतजार में खो दी हूं, या फिर कहीं और कुछ और है जो मेरी तकलीफ की असली वजह है? जैसे ही दिन बीतते गए, मेरा दिल एक अजनबी से हो गया था। समीर की यादें, जिनमें कभी हमें एक साथ ख्वाबों की दुनिया दिखाई देती थी, अब एक धुंधली तस्वीर बन चुकी थीं। 2 साल की शादी में मैंने उम्मीदों के पहाड़ खुद पर रखे थे, और अब उन पहाड़ों का दबाव मुझ पर बहुत भारी हो चुका था। आदित्य, जो पहले मेरे लिए सिर्फ एक सख्त भाई जैसा था, अब मुझे एक अजीब तरीके से महसूस होने लगा। उसकी चुप्पी थी, उसकी घड़ी घड़ी बढ़ती हुई नजदीकी, कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो बिना कहे मुझसे बहुत कुछ कह रहा था। वह मुझसे पहले जितना दूर रहता था, अब वह मुझसे कहीं ज्यादा पास था। मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या यह बदलते रिश्ते का संकेत है, या यह सिर्फ मेरे अकेलेपन की प्रतिक्रिया है? मेरे मन की गहराई में एक तूफान था, लेकिन उस तूफान को समझने की कोई शक्ति मेरे पास नहीं थी।
एक शाम जब समीर के बिना घर में अकेली बैठी थी, मैंने आदित्य से एक छोटी सी बात की। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते? आदित्य ने मुझे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। वह चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे और उलझा दिया। दूसरे दिन आदित्य ने मुझे एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो, ये मुश्किल वक्त है और मैं तुमसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, कभी कभी रिश्ते हमारी सोच से ज्यादा जटिल होते हैं। तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी भावनाएं सिर्फ तुमसे जुड़ी होती हैं। मैंने चिट्ठी पढ़ी और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। वह शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए, जैसे किसी ने मुझे मेरे दर्द का एहसास दिला दिया हो। उस दिन के बाद आदित्य और मैं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन दिल में एक खौफ था कि क्या हम दोनों इस रिश्ते के उस सिरे को पकड़ पा रहे हैं जहां से यह और भी उलझ सकता है। क्या हमारी नजदीकी इस अंधेरे गलियारे के अंत तक पहुंचने का रास्ता बन सकती थी? एक दिन समीर का कॉल आया। उसकी आवाज में वही पुराने विश्वास और प्यार की झलक थी, लेकिन मुझे अब सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। कैसी हो? उसने पूछा। मैं चुप रही, क्योंकि मैं अब वह पुरानी मैं नहीं थी जो पहले थी। समीर, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मैंने धीरे से कहा, तुम लौट कर भी आओ तो क्या हम वही रिश्ते वापस पा सकेंगे जो हमने पहले बनाए थे? वह चुप रहा और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो, शायद हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त और चाहिए। उसकी बातों ने मुझे और भी गहरे में धकेल दिया। मुझे यह समझ में आने लगा कि समीर के बिना ही मैंने अपने आप को खो दिया था। क्या हम दोनों के बीच वह प्यार अब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? और फिर आदित्य की चुप्प ने मुझे महसूस कराया कि शायद मेरे दिल की कोई और जगह थी, जहां अब समीर नहीं बल्कि वह था। क्या यह संभव था? क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पाऊंगी? क्या मुझे आदित्य को अपने दिल का हिस्सा बनने का मौका देना चाहिए, या फिर समीर का इंतजार करना चाहिए जो अब तक मेरे लिए दूर होता जा रहा था? ये सवाल अब मेरे दिल में लगातार गूंज रहे थे। हर दिन मेरे भीतर एक नया तूफान मचलता था, लेकिन इसका जवाब मुझे खुद से ही ढूंढना था। क्या रिश्तों में वफादारी ही सबसे बड़ी बात होती है, या कभी-कभी हमें खुद से भी सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है? समीर का फोन आया था, लेकिन अब मुझे उसकी आवाज में वह पुरानी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी बातें मुझे उतनी सच्ची नहीं लग रही थीं जितनी पहले होती थीं। शायद वह सिर्फ अपने कर्तव्यों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं अब उस कर्तव्य को नहीं समझ पा रही थी। आदित्य की चुप और उसके शब्द मुझे चुभने लगे थे। उसका हर जिक्र, उसकी नजदीकी, वह सब कुछ अब मेरे मन में एक असामान्य खौफ पैदा कर रहा था। मैं उसे जितना करीब से जानने की कोशिश करती, उतनी ही दूर होती जाती। क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पा रही थी, या फिर बस एक भ्रम में जी रही थी? वह रात मेरे लिए कुछ और ही थी। समीर का कॉल आने के बाद आदित्य ने मुझसे एक और बात की जो मुझे झकझोरने वाली थी। वह मुझे देखकर कुछ अलग सा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। तुम ठीक तो हो? उसने मुझसे पूछा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे कुछ कहूं? मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दिल की बात कह दी। आदित्य, मुझे यह समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं? समीर वापस आना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बदल चुका है। मैं क्या समझूं? आदित्य ने मुझे शांति से देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ लोग हमें उस रास्ते पर ले आते हैं जहां हमें खुद को समझने का मौका मिलता है। शायद तुम उस रास्ते पर हो। उसकी बातों में कोई गहराई थी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले महसूस नहीं किया था, जैसे वह किसी और ही दुनिया से था, और शायद वह मुझे उस दुनिया के एक हिस्से की तरह महसूस करवा रहा था। मैं चुप रही, क्योंकि मेरे अंदर कोई आवाज उठ रही थी जो आदित्य को और जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आवाज मुझे डराती भी थी। अब तक जो भी कुछ मैंने सोचा था वह सब धुंधला सा हो गया था। समीर की गैर मौजूदगी में आदित्य की चुप्पे और उसका साथ मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। क्या मैं उसे ठीक से समझ पा रही थी? क्या उसकी साइलेंस का मतलब कुछ और था, या फिर यह सिर्फ एक भूल भुलैया थी जिसमें मैं फंसी हुई थी? एक रात जब आदित्य मुझसे अकेले में बात कर रहा था, उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम जानती हो, कभी कभी हम वही नहीं होते जो हम दिखाते हैं।
हम सबके अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा होता है, वह हिस्सा जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन जब वह आता है तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया था, लेकिन वह शब्द मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। क्या वह मुझे कुछ इशारा दे रहा था? क्या उसने अपनी आंखों से मुझे वो देख लिया था जिसे मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी? समीर का कॉल फिर आया। इस बार उसकी आवाज में एक ठंडापन था, एक दूरी थी जो अब मुझे बहुत महसूस होने लगी थी। कैसी हो? उसने वही सवाल पूछा। मुझे लगा, क्या यह वही समीर था जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में जगह दी थी? मैंने धीरे से कहा, समीर, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, लेकिन आदित्य के करीब आकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बदल रहा है। मैं क्या करूं? तुम आते हो तो क्या हम वही पहले वाले रिश्ते को वापस पा सकते हैं? वह चुप रहा। शायद उसे भी समझ में आ गया था कि अब कुछ और था जो मेरे दिल में चल रहा था। तभी आदित्य का चेहरा मेरे सामने था। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या वह मुझे वह जगह दे सकता था जो समीर ने कभी नहीं दी? मैंने खुद से पूछा, क्या यह जो हो रहा है, क्या यह मेरा भ्रम था या फिर एक और नया रास्ता था जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी? फिर एक दिन वह घड़ी आई जब सब कुछ सामने आ गया। आदित्य ने मुझसे अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम यह नहीं समझ पाओगी। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूं, लेकिन तुम बस उस जगह पर खड़ी हो जहां तुम्हारे दिल में समीर की यादें हैं। मैं तुम्हारे साथ हर राह पर चल सकता हूं, लेकिन तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा, क्या तुम उस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसकी बातों ने मेरी दुनिया को हिला दिया था। मेरे दिल में दो दिशाएं थीं, एक समीर की दुनिया जो मुझे कभी अपनी तरफ खींचती थी, और एक आदित्य की दुनिया जो अब मेरी हकीकत बन चुकी थी। कभी कभी हमें अपनी सच्चाई को पहचानने में वक्त लगता है। अब मैं समझ पाई थी कि मेरे अंदर जो उलझन थी वह सिर्फ एक बाहरी कारण नहीं थी, बल्कि मेरे खुद के डर और संकोच का परिणाम थी। क्या समीर को वापस आने का मौका देना चाहिए था, या आदित्य के साथ नए रास्ते पर चलने का? यह सवाल अब मुझे रोज परेशान करता था, लेकिन जवाब एक ही था, मुझे अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जीने का हक था। वह रात मेरे लिए कुछ अलग थी। आदित्य की बातें मेरे दिल में गहरे घाव की तरह चुभ गई थीं। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करता है? मेरा मन इन सवालों से भर गया था। समीर की अनुपस्थिति, आदित्य की निकटता और मेरे अंदर फूटते जज्बात, ये सब मेरे अंदर एक तूफान की तरह मचल रहे थे। एक ही वक्त में मेरी दुनिया टूटती जा रही थी और दूसरी ओर कुछ नया बनने की चाहत भी थी। उस रात मुझे कुछ और महसूस हुआ। आदित्य का नजदीक आना, उसकी बातें, उसकी चुप, इन सब में कोई बात थी जो अब मुझे बेचैन कर रही थी। क्या यह प्यार था या बस एक लम्हे की कमजोरी? क्या मैंने सचमुच अपने दिल की बातों को समीर से छुपाया था, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था जो आदित्य की तरफ खींचता चला गया था? रात के सन्नाटे में अचानक आदित्य का मैसेज आया। उसने लिखा था, तुम्हें क्या लगता है, समीर लौटने के बाद हमारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी पहले थी? मेरे हाथों में मोबाइल था और दिल में धड़कनें तेज हो गईं। आदित्य का सवाल गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। क्या हमारी जिंदगी वही रह सकती थी या फिर सब कुछ बदल चुका था? मैंने खुद से पूछा, क्या समीर वही है जिसे मैंने कभी प्यार किया था, या फिर आदित्य के रूप में मैं कुछ और तलाश रही हूं? हर सवाल मेरे दिल को और भी उलझा रहा था, और मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे अब किसी एक दिशा में फैसला लेना होगा। तभी फोन की घंटी बजी। समीर का कॉल था। तुम कैसी हो? उसकी आवाज में वही पुरानी नरमी थी, लेकिन अब वह नरमी मेरे दिल को बहलाने की बजाय और ज्यादा उलझाने लगी थी। मैंने जो भी महसूस किया उसे छुपाया और कहा, ठीक हूं, तुम बताओ क्या हो रहा है? लेकिन मेरी आवाज में वह गहराई और बेचैनी साफ झलक रही थी। समीर ने कहा, मुझे वापस आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं, शायद हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम और मैं जैसे पहले थे वैसे ही। क्या तुम मुझसे वही प्यार महसूस करती हो? उसके शब्दों ने मेरे दिल को फिर से उसी पुराने रास्ते पर डाल दिया, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने से डर रही थी। मैंने चुपचाप फोन रखा और सोचने लगी। आदित्य की चुप्पी और उसके अंदर छिपे जज्बात ने मुझे एक उलझन में डाल दिया था।
क्या मैं समीर से फिर वही रिश्ते वापस पा सकती थी, या फिर आदित्य की तरफ बढ़ने का यह नया रास्ता मुझे उस सच का सामना करा सकता था जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाई थी? वह दिन आ ही गया जब समीर वापस लौट आया। दरवाजे पर खड़ा समीर अपने पुराने प्यार के साथ मुझे फिर से अपने पास खींचता हुआ। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन अब वो प्यार मुझे वैसे महसूस नहीं हो रहा था। क्या यह वही प्यार था जिसे मैंने अपने जीवन का हिस्सा माना था, या फिर अब कुछ और था? तभी आदित्य की यादें मेरे दिल में उभरने लगीं। उसका पास आना, उसकी नजदीकियां। क्या यह सब सिर्फ मुझे किसी नए रिश्ते की तलाश में था, या फिर यह एक ऐसा रास्ता था जिसे मैं कभी भी समझ नहीं पाई? समीर ने मुझे अपने पास खींचा और कहा, तुमने मुझे बहुत मिस किया, है ना? लेकिन मेरी आंखों में वह पुरानी स्फूर्ति नहीं थी। मैं चुप रही और फिर कहा, समीर, अब हम वही नहीं हैं जो हम पहले थे। मेरी सोच बदल चुकी है और शायद अब मुझे कुछ और चाहिए। यह सुनकर समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और चिंता थी। वह खामोश हो गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया पल भर में बदल गई हो। मैंने अपनी आंखें झुका लीं और फिर देखा, आदित्य बाहर खड़ा था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह मेरे हर एक कदम को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह चुपचाप कमरे में आया और समीर से आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तुम्हारा लौट आना सब कुछ पहले जैसा बना सकता है? आदित्य का सवाल चुभ गया था और समीर का चेहरा और भी बुझ गया। अब मैं और आदित्य दोनों ही खड़े थे और समीर कहीं दूर खड़ा था, जैसे कोई तीसरी दुनिया में खो गया हो। यह पल मेरे लिए एक मोड़ था जहां मुझे अपने दिल की आवाज सुननी थी। क्या मैं समीर को वापस अपने जीवन में लाऊं, या फिर आदित्य के साथ इस अनकहे रिश्ते की शुरुआत करूं? तुमने सही कहा आदित्य, मैंने धीरे से कहा। कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ती है, और यही वह वक्त था जब मुझे यह समझना पड़ा कि समीर और मैं अब एक दूसरे के लिए नहीं हैं। समीर ने एक बार फिर मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही समीर, मैंने कहा, लेकिन मुझे अब खुद को तलाशने का वक्त चाहिए। आदित्य ने मुझे देखा और वह धीरे से मुस्कुराया। तुमने सही फैसला लिया। वह पल मेरे लिए एक पूरी दुनिया बदलने जैसा था। समीर, जो कभी मेरे लिए सब कुछ था, अब मुझे लगता था कि उसका प्यार अब मेरे लिए उतना जरूरी नहीं था। आदित्य का प्यार, उसकी समझ, उसकी नजदीकी अब मुझे सब कुछ साफ दिखा रही थी। कहानी की उलझन अब और भी गहरी हो गई थी। समीर और आदित्य के बीच का अंतर, मेरे खुद के इमोशंस और एक नया रास्ता जो मैंने खुद के लिए चुना, यह सब इस कहानी को एक सस्पेंस से भर देता था। क्या मैं सही फैसला ले रही थी? क्या आदित्य के साथ भविष्य को लेकर मेरे मन में उम्मीदें थीं, या फिर यह सिर्फ एक पल की ख्वाहिश थी? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे भाई की हाल ही में शादी हुई थी। मेरी भाभी की इच्छाएं भी अभी पूरी नहीं हुई थीं कि मेरे भाई ने शादी करके जल्दी ही बाहर जाने का फैसला कर लिया और जाते जाते मुझसे कह गया कि अब तू अपनी भाभी का ध्यान रखना, क्योंकि घर में तू ही अकेला रहेगा। मैंने भी अपने भाई से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी अपने भाई की कमाई का आनंद उठाना चाहता था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने पूछा, भाभी क्या बात हो गई? भाभी ने कहा, तू जल्दी से मेरे कमरे में आ। और मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी कहने लगी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे सिर की मालिश कर दे। मैंने कहा, भाभी यह मैं नहीं कर सकता। पर भाभी कहने लगी, तुझे यह करना ही पड़ेगा। मैं भाभी के सिर की मालिश करने लगा। भाभी कहने लगी, अब तू मेरे पीठ पर तेल लगाकर मालिश कर। फिर भाभी ने अपनी साड़ी ऊपर उठा दी। यह सब देखकर मुझे कंपकंपी छूट गई। फिर मैंने भाभी की पीठ पर तेल लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया था। भाभी अजीब सी आवाजें निकालने लगी। बस फिर क्या था, मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं भाभी के वो दोनों पकड़ के लेने लगा। मेरी उम्र 24 साल थी। इन दिनों मैं घर में ही रहता था। मेरे भाई ने शादी इसलिए करवाई थी ताकि मैं अकेला महसूस न करूं। भाभी का नाम पूनम था और मैं भी उन्हें पूनम ही कहता था। अक्सर वह उदास ही रहती थी। कई बार मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा था। मुझे लगा कि वह मेरे भाई को याद करती है, तभी छिप छिप कर रोती रहती है।
पर ना ही मैंने कभी उससे यह बात पूछी थी और ना ही भाभी ने कभी खुलकर मुझसे यह बात बताई थी। रात को वह अपने कमरे में बंद हो जाती और कमरे से रोने की आवाजें आने लगती थीं। दरअसल मेरे भाई की शादी के अगले हफ्ते ही वह विदेश चला गया था। एक नई दुल्हन के लिए अपने पति के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे भाई ने तो शादी सिर्फ मेरे लिए ही की थी, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और अब घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक औरत का होना जरूरी था। इसीलिए भाई भाभी को मेरे हवाले छोड़कर चला गया। पूनम भाभी बिल्कुल अकेली रहती थी, उसका ख्याल भी मैं ही रखता था। वह भी एक 28 साल की जवान औरत थी। रिश्ता ना मिलने के कारण मेरे भाई के साथ उसका विवाह हो गया था, क्योंकि बीतते समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक रात में सोने के लिए लेटा हुआ था जब भाभी मुझे आवाज देकर बुलाने लगी। मैं सोच रहा था कि इस समय भाभी को मुझसे क्या काम हो सकता है। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी भाभी के कमरे में चला गया, क्योंकि भाई ने जाते जाते सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थीं। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद घर की जरूरतों का ध्यान रखना और सच्चे दिल से अपनी भाभी की सेवा करना, क्योंकि भाई के पैसों पर मैं ऐश करता था। इसलिए मैं यह नहीं चाहता था कि भाभी मेरी भैया से कोई शिकायत करें। जब भी भाभी ने वापस आने की बात की तो उसने कोई ना कोई चाल चलकर आने से मना कर दिया। रात के 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया और मैंने यह सोचकर चला गया कि कोई जरूरी काम होगा, पर वहां जाकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह खुद बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया। भाभी को आवाज देकर पूछा, भाभी, मुझसे कोई काम था? मेरी आवाज सुनकर वह उठ गई और मैंने सोचा कि हमेशा की तरह अपने दुपट्टे से खुद को ढक लेगी, क्योंकि वह सारा दिन दुपट्टा लेकर रखती थी। मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था, पर मेरी आवाज सुनकर वह कहने लगी, समीर अंदर आजा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। भाभी अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। मैं कमरे में गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थीं और मैं शर्मा रहा था। मैंने भाभी को पहली बार इस तरह से देखा था। भाभी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और मेरी झुकी हुई नजरों को देखकर कहने लगी, समीर, शर्माने की कोई बात नहीं है। इस घर में हमें ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मेरा पति तो विदेश में रहता है, लेकिन तू हमेशा यहाँ रहता है और मेरा ध्यान रखता है। यही सोचकर मैंने तुझे बुलाया कि मुश्किल वक्त में तू मेरा साथ देगा। भाभी की बात सुनकर मैंने हैरानी में उसकी ओर देखा। वह कहने लगी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो और उनके सिर का दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात सच थी कि भाई जब यहाँ होते थे तो हमेशा मुझसे सिर की मसाज करवाते थे, लेकिन वह तो मेरा भाई था और भाभी की मसाज मैं कैसे कर सकता था। भाभी ने मुझे सोच में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच रहा था कि भाभी किस तरह की औरत है जिसने अपने देवर से मसाज करने के लिए कह दिया। उसे शर्म नहीं आई, जबकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक औरत का एक मर्द से मसाज करवाना, और वह भी अपने देवर से, अगर कोई और होता तो मना करने की बजाय उसे खरी खोटी सुना देता। लेकिन इस समय मैं भाभी के रहमो कर्म पर जी रहा था, इसलिए उसके सामने जुबान चलाने की हिम्मत नहीं थी और ना ही उसे मना कर सकता था। भाभी ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की शीशी मुझे दिखाई और कहने लगी, बहुत अच्छा होगा अगर तुम मेरे सिर में मसाज कर दोगे। कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी और मुझे लगा कि शायद वह बहुत तकलीफ में है, लेकिन मैं भाभी को इनकार नहीं कर सकता था। मैंने वह तेल उठाया और उसके बिस्तर के पास बैठ गया। फिर धीरे धीरे तेल उसके सिर पर लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुका ली थीं और किसी भी तरह के जज्बात महसूस करने से खुद को रोका हुआ था। मेरे हाथ उसके सिर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक भाभी की बहुत मदद की थी, लेकिन भाभी ने मुझसे कभी इस तरह की फरमाइश नहीं की थी। जैसे जैसे मैं तेल लगाता गया, भाभी की अजीब आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आराम मिल रहा हो। मैंने दोबारा उसकी ओर नहीं देखा और ना ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी। मुझे शर्म का एहसास हो रहा था और मैं वहां से जाने की इच्छा कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं भाभी को मना करता और ये बात मेरे भाई को पता चलती तो भाभी की कोई बात नहीं मानी जाती, वरना मेरा खर्चा पानी बंद हो जाता। भाभी की नीयत कुछ ऐसी थी कि उसने कभी भी किसी चीज से मना नहीं किया।
मैं बिना किसी झिझक के उससे पैसे मांग लेता था और वह बिना सवाल किए मुझे दे देती थी। काफी देर तक मैंने मसाज करना जारी रखा और उसकी आवाजें कमरे में गूंजती रहीं। इसके बाद शायद उसे नींद आ गई थी क्योंकि उसकी आवाज आना बंद हो गई। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। पहली बार मैंने किसी औरत की इस तरह मसाज की थी और इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। भाभी के गोरे चेहरे ने मुझे भी नशे में डाल दिया था। जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वह मेरे भाई की पत्नी है, मैंने सोचा कि अब मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा। अगली सुबह भाभी पूरी तरह से दुपट्टा ली हुए थी और मेरे लिए रोटी बना रही थी। फिर मैंने आगे बढ़कर रोटी ली और वह मुझसे कहने लगी, समीर, तुमने मेरे सिर का दर्द खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, असल में आप पूरा दिन घर में काम करती रहती हैं, इसलिए आप थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम में मदद कर दूं या फिर आप कोई नौकर रख लें। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मुझे थकावट तब तक नहीं मिटेगी जब तक मेरा पति नहीं आएगा। उसी दिन मेरी थकावट दूर होगी। मैं उसके शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन वह रसोई में चली गई और मेरे काम का समय हो गया। मैं घर से चला गया। सारा दिन मेरे दिमाग में भाभी ही घूमती रही। दोपहर को जब मैं घर आया, मेरी बहन भी घर आ गई थी। मैंने सोचा कि किसी भी तरह मौके की तलाश करके भाभी की मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन वे दोनों इतनी मग्न थीं कि उन्हें मेरे लिए समय ही नहीं मिला। कुछ देर बाद मेरी बहन कहकर चली गई कि उसका पति काम से आने वाला है और मैं उसे मसाज की बात नहीं बता सका। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि भाभी कपड़े धो रही थी और बहुत मुश्किल से कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर ले जा रही थी। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई क्योंकि वे सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से ही उसे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। मैंने तुरंत भाभी को आवाज दी और वह पसीने से भीगी हुई थी। मैं बाल्टी पकड़कर छत पर चला गया और उसका साथ देते हुए कपड़े भी तार पर लटका दिए। जब हम वापस लौटे तो वह कुछ अजीब तरीके से आ रही थी, जैसे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। मैंने उससे कहा कि अगर वह कहे तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। मुझे लगता था कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर उसने उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी गलतियों का नतीजा है। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से उसकी हर बात मेरे समझ से बाहर थी और यह मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। दोपहर खत्म हुई और शाम हो गई। मेरा दिल चाय पीने को कर रहा था। मैं भाभी के कमरे में जाकर उसे आवाज देने गया, लेकिन वह अपने कमरे में रो रही थी और किसी को कह रही थी, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है। आज जो मेरी हालत है उसका जिम्मेदार तू है। भाभी की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर रुक गया। मुझे नहीं पता था कि वह किससे बात कर रही थी, लेकिन यकीनन वह मेरा भाई नहीं था। भाभी की बातों से मुझे समझ आया कि उसके सिर में दर्द की यही वजह थी कि वह किसी और के साथ गलत तरीके से बात कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सुनकर मुझे क्या करना चाहिए। बिना सोच विचार किए मैंने अपने भाई को फोन कर दिया। मैंने उससे कहा, आप वापस क्यों नहीं आ रहे? वह कहने लगा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे बताया कि उसकी पत्नी कैसे हरकतें कर रही है और बस यही कहा कि उसे तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए जल्दी आ जाओ। कुछ बातें करके उसने फोन काट दिया। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना ना चाहिए। फिर उस रात भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैं उसके कमरे में गया और वह लेटी हुई थी और सिर की मसाज करने के लिए कह रही थी। मैंने चुपचाप तेल की शीशी उठाई और उसके सिर में मसाज करने लगा। मैं सोच रहा था कि वह मेरे पास से अपने सिर की मसाज क्यों करवा रही है। मुझे लगता था कि जब मैं कॉलेज जाता तो घर में कोई आता होगा यह देखने के लिए। अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आया, लेकिन यह देखकर मैं हैरान हो गया कि घर तो बिल्कुल सुनसान था और घर में कोई नहीं था। मैं घर से थोड़ी दूर खड़ा था और कुछ देर बाद भाभी घर आई। पसीने से भीगी हुई वह घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं तुरंत घर गया और भाभी से पूछने लगा कि उसने पूरा दिन क्या किया। भाभी मुझे घर के कामों के बारे में बताने लगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह बाहर क्यों गई थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था
कि वह कुछ न कुछ गलत कर रही थी। पूरा दिन मैंने इसी तरह बेचैन होकर बिताया। मैं भाभी का सच जानना चाहता था। फिर रात के समय भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे पता था कि वह मुझसे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा था। यह सच था कि उसके सिर में दर्द होता था और उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने तेल की शीशी उठाई और फिर मसाज करने लगा, लेकिन उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा, पहले लाइट बंद कर दे। यह पहली बार था जब उसने मुझसे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने पूछा कि यह लाइट क्यों बंद करनी है, लेकिन वह गुस्से से मुझे देखने लगी। बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद कर दी और मसाज के लिए तैयार हो गया। जब मैं उसके पास बैठा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से मैं हैरान रह गया। मुझे गुस्सा आया कि वह अपनी हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, ये आप क्या कर रही हो? उसने कहा, समीर, मैं तेरे साथ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तेरे साथ बात कर सकूं, इसलिए मैंने अंधेरा किया है। भाभी की आवाज में मुझे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। जो मैंने सुना उससे मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि उसे लड़कों का बहुत शौक है, लेकिन कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वह अकेली जिंदगी गुजार रही है। लेकिन बड़ी मुश्किल तब हुई जब उसकी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने उसे प्यार और सपने दिखाए। जब भी वह पैसे मांगता वह उसे देती, लेकिन जब उसने शादी का कहा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह थोड़ी बड़ी हो गई थी और वह उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। वह किसी और लड़की को चाहता था, क्योंकि वह काफी तरक्की कर चुका था। उसकी बदौलत ही उसने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था। उसके पास सब कुछ आ गया था और उसे उसकी जरूरत नहीं रह गई। लेकिन इतने सालों बाद दो दो नौकरियों के कारण उसका साथ छोड़ दिया और अब उसे रोज कमर में दर्द और कभी सिर में दर्द होने लगा था। मैं बहुत दर्द सहन कर रही थी। जब तुम्हारे भाई का शादी का फैसला आया, मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर तुम्हारे भाई से मेरा शादी करवा दी और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर समय मुझे यही पछतावा होता था कि मैंने किस तरह के व्यक्ति के पीछे अपने आप को बर्बाद किया, जो कभी मेरा था ही नहीं। मेरे भाई भाइयों ने मेरी कदर नहीं की और ना ही मेरे प्यार ने। फिर मुझ पर सबसे बड़ा दुख तब आया जब मुझे पता लगा कि तुम्हारे भाई ने विदेश में शादी कर ली है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिन पहले मुझसे फोन करके बताया कि उसने वहां शादी कर ली है और ये शादी सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर के लिए की गई थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा ध्यान इसी बात पर लगा रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की इज्जत करने में बिता दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मैं छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इससे मेरे कमर में दर्द होने लगा और मजबूरी में मुझे तुमसे मसाज करवानी पड़ती थी। मुझे शर्म आती थी कि मैं तुम्हारे पास आकर मसाज कराती थी, लेकिन मैं क्या करती? तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में बताया तो उसने कहा कि अब मैं कब तक ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। ये सुनकर मैं टूट गई और वापस घर आ गई। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। आज तुम्हारे सामने सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पास मसाज करवाने आती थी। मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें यह बात पता चलने वाली थी कि तुम्हारा भाई दूसरी शादी कर चुका है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूं। ये कहकर भाभी रोने लगी। शुक्र है कि भाभी ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मेरे भाई ने बहुत बुरा सलूक किया। पहले ही उसके साथ बहुत बुरा हो चुका का था और अब उसने भी उसे छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे भाई बहनों की भी गलती थी। हमने कभी उसे वापस आने नहीं दिया। उसकी उम्र बीत रही थी और कब तक वह अकेले रहेंगे। फिर उसने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। काफी देर बाद भाभी ने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घर में चुपचाप गुजार दूंगी। मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी और तुम्हारे घर का भी ख्याल रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से मत जाने देना। तुम्हारा भाई अब कभी भी वापस नहीं आएगा और मैं भी यहीं रहूंगी। मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। मैंने भाभी से कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।
तुम इस घर को जिस तरह संभालती हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम अकेली जिंदगी क्यों काटना चाहती हो? मेरे भाई से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान रह गई। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और कहा, खुशियों का भी तुम्हारा हक है। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है और मैं जल्दी नौकरी कर लूंगा। तब अब तक तुम अपना तलाक करवा लो, तलाक वगैरह ले लो। मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूंगा और एक नई जिंदगी शुरू कर दूंगा। हमारी दोस्ती है, जब तुम्हारे माता पिता को सच पता चलेगा तो ये मना नहीं करेंगे। भाभी ने कहा कि मैं उम्र में बहुत बड़ी हूँ, लोग बातें करेंगे, दुनिया क्या कहेगी। मैंने कहा, इस दुनिया ने हमें क्या दिया है, और जो तुम दुनिया के बारे में सोच रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मेरी बात सुनकर भाभी रोने लगी। मैंने उसी वक्त भाभी की माँ को फोन किया और सारी बात बता दी। वह भी बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने माफी मांगी। फिर भाभी ने अपने भाई से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद मेरी पूनम से शादी हो गई और हम बहुत खुश हैं। मैं उम्र में थोड़ा छोटा था, लेकिन मैंने उसे वह सुख दिए जो मेरा भाई और उसका एक्स बीएफ नहीं दे सके। भाभी मुझसे इतनी खुश हो गई और हम रोज रात को खूबसूरत नज़ारे देखने जाते थे। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? सच्चा प्यार वही है जो दिल से दिल मिलता है, बिना किसी सामाजिक रुकावट या उम्र के फर्क के। समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने रिश्तों में सच्चाई और खुशहाली की तलाश करना। आपने जिस तरह से अपने रिश्ते को समझा और सही तरीके से कदम उठाया, वह यह दिखाता है कि अगर हम सच्चे इरादों और समझदारी के साथ कदम बढ़ाते हैं तो मुश्किलें आसान हो सकती हैं। भाभी की स्थिति में पहले डर और समाज के नजरिए के कारण वह संकोच करती हैं, लेकिन जब आपने उनका समर्थन किया तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे सही रास्ते पर चल पाईं। इसी तरह हम सभी को अपने रिश्तों में समर्थन और विश्वास की जरूरत होती है, ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें और एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। यह कहानी यह भी बताती है कि रिश्तों में सच्चाई, समझ और परवाह होना जरूरी है। जब दो लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं तो उनका प्यार और रिश्ता परिपूर्ण होता है, चाहे वह उम्र में छोटे हों या बड़े। रिश्ते में सुख और संतुष्टि सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच की समझ और प्रेम से आती है। सुविचार: रिश्तों में सबसे अहम बात समझ और सच्चाई होती है, क्योंकि जब दिल सच्चे होते हैं तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। सच्चा प्यार वह है जो न केवल ख्वाबों को पूरा करता है, बल्कि मुश्किलों को भी आसान बना देता है। आपकी कहानी की गहराई इस बात को और भी स्पष्ट करती है कि सच्चे रिश्ते में उम्र, पारिवारिक बाधाएं या समाज की धारा कोई मायने नहीं रखती। असल में रिश्तों में जो सबसे अहम होता है वह है समझ, प्यार और परस्पर विश्वास। जब आप भाभी को उनके डर और शंकाओं से बाहर निकालकर उनके पक्ष में खड़े हुए, तो न केवल आपने उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि आपने एक मिसाल भी पेश की कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे को समझें और सहारा दें। यह कहानी यह भी सिखाती है कि समाज का दृष्टिकोण तब तक महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जब तक वह किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता या खुशियों में बाधा न डाले। रिश्तों में आत्मसम्मान और खुशी की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, और कभी-कभी हम अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों के विचारों से नहीं जोड़ सकते। अगर हम खुद को और दूसरों को सच्ची खुशी और प्रेम दे सकते हैं, तो यह दुनिया के दृष्टिकोण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन यात्रा और निर्णय यह दिखाते हैं कि असल प्रेम और सच्चाई वही है जो बिना किसी भय या संकोच के अपनाया जाए। जब हम अपने रिश्तों को इस तरह से समझते हैं तो जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल हो जाता है। जब दो दिल एक दूसरे को बिना किसी शंका या संकोच के स्वीकार करते हैं तो वो रिश्ता सच्चा और परिपूर्ण होता है। समाज से अधिक महत्वपूर्ण है अपने रिश्तों में प्यार, समर्थन और समझ का होना। यही असली सफलता है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा सही समय और सही दिशा में कदम उठाना जरूरी होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो।